नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संवाद इंडिया के मंच पर विभिन्न विषयों पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं और आज भी इसी संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा, यह चर्चाएं हर व्यक्ति को प्रभावित करती है। आज का जो विषय है हमारी चर्चा का, क्योंकि आज भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया है और यह बजट माना जा रहा है कि यह भारत सरकार के दूसरे कार्यकाल का, जो मोदी सरकार है उसके दूसरे कार्यकाल का एक अंतिम पूर्ण बजट है, क्योंकि अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव प्रस्तावित है और उसी मद्देनजर इस चुनाव की जो इसमें जो बजट में इन्होंने घोषणाएं की हैं या जो प्रावधान लागू किए हैं, यह माना जाता है चुनावी बजट के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। तो इसमें सरकार ने जो हमारे वित्त मंत्री हैं उन्होंने क्या क्या घोषणाएं की हैं, उसका प्रभाव आम आदमी के जीवन पर किस तरह से पड़ेगा, उन्हें क्या फायदा हुआ है या क्या नुकसान हुआ है, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पैनल इस समय हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इनका परिचय मैं आपसे करा देता हूं। हमारे साथ इस समय हिमांशु बयानी जी गुजरात से, राजकोट से जुड़े हुए हैं, जो कि बिजनेस जर्नलिस्ट के तौर पर उनकी बड़ी ख्याति है और आंकड़ों के साथ वह पूरी एक विषय को रखते हैं और किस तरह से बजट की जो आज बजट पेश किया गया केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा, उसके क्या परिणाम होंगे, उसका क्या असर भारतीय जनमानस और भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, इस पर पूरी विस्तृत चर्चा हिमांशु जी करेंगे। और साथ ही हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रभात गुप्ता जी मेरठ से जुड़े हुए हैं, जो भी अर्थव्यवस्था के बड़े जानकार हैं और एक लंबा उनका बड़ा अनुभव चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर, इसलिए वह जानते हैं कि आम आदमी क्या अपेक्षा अपेक्षा करता है बजट से, उसकी क्या उम्मीदें होती हैं बजट से। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दोनों वरिष्ठ आज लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं प्रभात जी से करता हूँ। प्रभात जी, जैसा आज बजट आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला जी ने पेश किया संसद के अंदर और उसमें जी उन्होंने एक तो आयकर स्लैब की घोषणा की है और माना जी जाता था कि आयकर स्लैब में और शायद और अच्छी राहत मध्यम वर्ग को मिले, क्योंकि मध्यम वर्ग के जी लिए आयकर स्लैब में परिवर्तन होना या उसमें आयकर में राहत मिलना एक बड़ा विषय हमेशा रहा है, खासतौर से नौकरी जी पेशा लोगों के लिए। तो आपको क्या लगता है जो 7 लाख की लिमिट की गई है, क्या यह एक अच्छा संकेत है मध्यम वर्ग के लिए, या अगर पुरानी बात करें, पुरानी व्यवस्था की हम बात करें, इसमें 5 लाख तक का उन पे रिबेट रहती थी और 3,85,000 तक की वे डिडक्शन अपनी इन्वेस्टमेंट के द्वारा कर लेते थे। तो कौन सा बेहतर विकल्प है आम आदमी के लिए, इस पर थोड़ा बताएंगे। और साथ में जो बजट में इनकम टैक्स को लेकर जो प्रावधान है, साथ ही जो महंगाई ने एक मध्यम वर्ग परिवार का रसोई का खर्च बढ़ा रखा है, उसमें क्या राहत इस बजट के माध्यम से कुछ मिलती दिखाई देती है प्रभात जी? सर देखिए, जो बजट में इस बार इन्होंने जो है 5 लाख की लिमिट को जो है 7 लाख कर दिया, वो निश्चित तौर पे एक वेलकम स्टेप है। क्योंकि ये कई सालों से, अगर हम देखें तो पिछले कई वर्षों से जो है टैक्स स्लैब में चेंजेस नहीं हो रहे थे। इस बार इन्होंने किया है, निश्चित तौर पे एक अच्छा संकेत है। और आप ये मान लीजिए मीडियम जो मध्यम वर्गीय जो व्यक्ति है उसके लिए तो एक बहुत अच्छा संकेत है ही। और इस बार हम अगर बात करें ना, तो जो इन्होंने घोषणाएं करी हैं, हमने अपने घरेलू उत्पाद को बढ़ावा दिया है। बहुत सारी जगह पे आप देखेंगे कि जी मोबाइल सस्ते हो गए, ऑटोमोबाइल सस्ते हो गए, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उनके लिए भी इन्होंने जो रिबेट्स चल रही थी उन्होंने एक्सटेंड कर दिया इन्होंने। हाँ, आप जैसे चाइना से सामान खरीद रहे थे, वो सब चीजों को इन्होंने जो है निश्चित तौर पे जो महंगा करा है। और ये एक अच्छा ये है कि हम अपने भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देंगे, उन्हें थोड़ा उन्होंने सस्ता किया है। निश्चित तौर पे पब्लिक को जो इसका बेनिफिट मिलने वाला है। अगर एक बात और मैं पूछना चाहूंगा आपसे, जहाँ की जी सेविंग की बात है, अगर हम बात करें मध्यम वर्ग की सेविंग की बात है, तो जैसे पहले जी 3,85,000 तक का डिडक्शन उसको मिल जाता था 5 से ऊपर, तो लगभग 8,85,000 तक की उस पे इनकम पे बचा लेता था अपना टैक्स। लेकिन वर्तमान में 7 जी लाख का जो इसमें बनाया उन्होंने, उसका जो डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मानते हैं हम, उसमें इंश्योरेंस है, उसका हाउसिंग लोन है या दूसरी जो अन्य सब्जेक्ट हैं जिस पे डिडक्शन के माध्यम से वह बचा लेता था, चाहे शिक्षा खर्च है बच्चों का। तो जी इसमें 7 लाख वाले में भी क्या प्रावधान वह प्लस होके रहेंगे या 7 लाख के अंदर वह सर, प्रावधान है? अभी तक जितने इन्होंने बजट पेश किया, जितना अभी तक हम जो प्रोफेशनलों की समझ में आया है, 7 लाख तक हमारे पास कोई टैक्स नहीं है। वो आफ्टर डिडक्शन ऑफ जो 1.5 लाख रुपए की छूट मिलती थी हमें उस पे 25 80C में, 25,000 रुपए की छूट मिलती है 80D में, या 2 लाख रुपए की छूट मिलती है हमें आपका हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट पे, 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। वो सब घटाने के बाद यदि मेरी इनकम 7 लाख से नीचे आ जाती है, तो मुझे निश्चित तौर पे जो है कोई टैक्स नहीं देना। और
अभी और आगे जो वृहद हम डिटेल्ड जो स्टडी करेंगे उसके बाद और ज्यादा क्लियरिटी होगी कि क्या है ये। जी, मैं अब हिमांशु जी के पास आता हूँ। हिमांशु जी, आपने पूरा बजट को पूरा देखा है और लगातार आप सुबह से डिस्कशन में भी शामिल हैं विभिन्न चैनल्स पर, विभिन्न प्लेटफॉर्म पर। तो बजट से आम आदमी की क्या उम्मीद पूरी होती दिखाई देती है आपको, हिमांशु जी? देखिए, अभी तक जो बजट हुआ करते थे 2014 से पहले, वो बजट्स कैसे हुआ करते थे, ज्यादातर उसमें लोग टैक्स में मतलब क्या रियायत आई और किस चीजों के दाम बढ़े या घटे उनके ऊपर बातें होती थी। और रेलवे का एक अलग बजट रहता था, तो रेलवे में कौन सी नई ट्रेन आई, रेलवे के पैसेंजर टिकट क्या उसके फेयर में कुछ बढ़ोतरी आई या कुछ कटा या कुछ हुआ, या जो फ्रेट एक्सपेंडिचर जो व्यापार जगत है उसको ज्यादातर फ्रेट में किस तरीके के भाव बढ़े वगैरह उस पे मतलब उनका कंसर्न रहता था। लेकिन बजट जब से 2014 से ये सरकार आई है, कहीं ना कहीं सोशल स्कीमिंग बजट ज्यादा है। तो पहली बार ऐसा बजट देख रहा हूँ जहां पे ऐसा दिख रहा है कि आपने मतलब लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने के लिए आपने टैक्स स्लैब में कुछ फेर बदल किए। और साथ ही साथ जैसे हमारे सीए साथी जी ने कहा कि प्राइसेस का जो है आपने मतलब कहीं ना कहीं दामों को सस्ता किया, चीज़ों को सस्ता किया, तो उस तरीके का आपका एक रोटेशन मनी का चलेगा कि डिस्पोजेबल इनकम है तो लोग कुछ चीज़ें खरीदने जाएंगे और वहां से पैसा उस तरीके से घूमेगा। लेकिन अगर मुझे कहा जाए इस बजट का विश्लेषण करने के लिए, क्योंकि बजट क्या होता है, बजट में यही होता है कि पैसा आएगा कहाँ से और पैसा जाएगा कहाँ पे, सरकार पैसा खर्च कहाँ करेगी और सरकार लाएगी पैसा कहाँ से लाएगी। तो अगर उस पाई को अगर आप देखेंगे, उस ग्राफ को अगर आप देखेंगे, तो उसमें क्लियरली एक चीज दिख रही है कि ये जो पूरा 1 रुपया आएगा उसमें से 34 पैसा जो है वो बोरोइंग्स है। मतलब 1 रुपये में 34 पैसा बोरोइंग्स है, मतलब मल्टीप्लाई में आप जो भी है 35 लाख करोड़, 45 लाख करोड़, 50 लाख करोड़, जो भी कर लीजिए, उसमें से 1 रुपया आपका उस तरीके से है। बजट का जो साइज है उसको मद्देनजर रखते हुए। और रुपया जाएगा कहाँ पे, तो रुपया जाएगा ज्यादातर एक्सपेंडिचर में, उसमें 20% जो इंटरेस्ट पेमेंट्स। मतलब एक लाइन में अगर आप मुझे इस बजट को एनालाइज करने को बोलेंगे तो मैं ये कहूंगा कि देश में खर्चे करने के लिए सरकार ने जो पैसा लाने की जो बात की उसमें 34 पैसा उधारी वाला है, और जो खर्चा किया जाएगा उसमें से 1 रुपये में से 20 पैसा आप उस उधारी के ब्याज को चुकाने के लिए खर्चेंगे। तो मतलब उधारी का ब्याज 20% और बैंक का जो ब्याज है उससे भी ज्यादा हो गया। तो ये एक पूरा डेट ड्रिवन बजट है। डेट बढ़ती जा रही हमारे देश की और फिस्कल डेफिसिट को कम करने की बात है बेसिकली। लेकिन फिस्कल डेफिसिट कैसे कम होगी, जब आपका एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, जब आपकी फॉरेक्स रेवेन्यू बढ़ेगी। तो एक्सपोर्ट्स में आज हमारा वर्ल्ड ट्रेड में हिस्सा 2% से भी कम है। तो अगर उसको मान लीजिए आप 4% करना चाहते हैं, मतलब अगले 2% आप ऐड करना चाहते हैं अगले 5 साल में, यानी कि 100% ग्रोथ लाना चाहते हैं एक्सपोर्ट में, तो किस तरीके का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा रोड, रेल, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट मैकेनाइजेशन, इन सब चीजों में। तो ये कुछ मामला मुझे लगता है गवर्नमेंट को इस दिशा में सोचना पड़ेगा कि क्या कैसे कैसे किया जाए। बट फिलहाल ये बजट डेट ड्रिवन बजट है। जो भी एक्सपेंडिचर करने वाला है कंट्री, उसमें से 34 पैसा उधारी का है और उसमें से 20 पैसा ब्याज पे देने के लिए, बाकी का टैक्स रेवेन्यू या जो भी है। खर्चा बढ़ रहा है लेकिन आय इतनी बढ़ नहीं रही, ये बजट में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। यार बजट में कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, इंटरेस्टिंग है। आप देखिए, कर राजस्व केंद्र को जो मिल रहा है उसमें करीबन आंकड़ा आया है 23,30,631 करोड़ का, जो कि पिछले साल 2022-23 का वो था कुछ 20,86,000 मतलब 21 लाख करोड़ लेके चल लीजिए। तो इस बार वो 23 लाख करोड़ है, 2 लाख करोड़ बढ़ रहा है। तो 10% की ग्रोथ आप लेके मान के चल सकते हो। लेकिन अगर उसी दिशा में अगर आप जाएंगे तो जिस तरीके से टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो 41 लाख करोड़ का था, 42 करोड़ का था, 42 लाख करोड़ का, और वो बढ़ के जा रहा है 45 लाख करोड़। तो उसमें भी मतलब उस तरीके से बैलेंस करने की कोशिशें की गई है। लेकिन उसमें एक इंटरेस्टिंग मुद्दा जो है वो ये है कि ब्याज का जो भुगतान है वो बढ़ रहा है। तो प्रोजेक्टेड जो है उसमें सब बढ़त दिख रही है कहीं ना कहीं। तो ये बजट उस दिशा में है। अब सबसे अच्छी बात इस बजट में जो मुझे लगी कि आपने हर सेक्टर को बैलेंस करने की कोशिश की है, एग्रीकल्चर सेक्टर को, सर्विस सेक्टर को और मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी को।
ये बजट बेशक शहरी लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इसे एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स, इन सब की बातें हैं, ड्रोन, वाटर ड्रोन स्पोर्ट्स और ये सब की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेंटर्स खोलने की बात है, तो अर्बन ऑडियंस को ये बजट बिल्कुल पसंद आएगा। लेकिन रूरल ऑडियंस को का भी साथ में ख्याल रखा गया, जिस तरीके से कोऑपरेटिव जो सेक्टर है, जिसके मंत्री अभी अमित शाह है, तो वो कैसे पूरा उसको डिजिटल नेट पे ले जाना है, उसका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करना है, तो कहीं ना कहीं आईटी कंपनीज को इसका बेनिफिट दिखता मिलेगा, और वही चीज मतलब अर्बन में भी रिफ्लेक्ट होगी। और ये सब करने के बाद अगर आप जिस तरीके से खेती में कुछ थ्रस्ट ला सकते हैं और वैल्यू ड्रिवन प्रोडक्ट्स कर सकते हैं, तो कारखानों को भी मतलब उस दिशा में कुछ बल मिलेगा। तो ये बजट डेफिनेटली इस दिशा में जा रहा है। बट मुझे लगता है कि बजट में जो घोषणाएं होती है वो मात्र घोषणाएं ना रहे, जमीनी स्तर पे उसकी अमलवारी, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, तब जाके ये बजट आपको कुछ सही मायने में ऐसा लगेगा कि ये बजट ऐसे माहौल में जहां पे यूएस, यूके, यूएस, यूरोप एंड चाइना रिसीजन की कगार पे खड़े, वहां पे इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि तेल के भी दाम घटने वाले हैं और हम एक तेल आयात करती हुई इकोनॉमी, इंपोर्ट करते हैं हम तेल, तो उस दिशा में मुझे लग रहा है ये बजट कहीं ना कहीं बहुत सारे बैलेंसेस कर रहा है। बट उसको जमीनी स्तर पे आपको इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तब जाके इसके आपको परिणाम देखने को मिल सकते हैं, और ये एक साल में नहीं हो पाएगा, ये बहुत कंफर्म बात है। तो ये एक ब्लूप्रिंट है। हालांकि जिस तरीके से बैलेंस करने की बातें की गई है और कंज्यूमर ड्रिवन जो चीजें, उसमें भी कहीं ना कहीं भाव घटाने की भी बात है, कहीं भाव बढ़ाने की भी बात है, कुछ चीजें सस्ती होगी, कुछ चीजें महंगी होगी। बट ये सब चीजें तो खैर आपकी जो जीएसटी कमेटी जो उसी के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि जीएसटी के जिस तरीके से ट्वीक करते रहेंगे, कुछ चीजें आपने सस्ती कर दी है, लेकिन उसके ऊपर आपका जीएसटी टैक्स रेट कैसा रहेगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा मानना है कि ये बजट हाथ में आपके पैसे भी दे रहा है, आपको खर्च करने के लिए कुछ लुभावनी स्कीम्स भी दे रहा है, और साथ ही साथ ये जो कंट्री की पूरी इकोनॉमी है वो उधारी वाली इकोनॉमी, उधार की एक जिंदगी एक हिंदुस्तानी आम आदमी आज जीने लगा है, जिसमें उधारी ज्यादा है और उधारी का ब्याज देने के लिए उसका जो हिस्सा है खर्चे में वो भी ज्यादा है। जी जी हिमांशु जी, आपने बड़ी विस्तृत तरीके से इसकी व्याख्या की, और मैं प्रभात जी के पास आता हूँ। प्रभात जी, जैसे कि विभिन्न मोर्चों पर सरकार इस बजट से लड़ती दिखाई देती है, और चुनाव के मद्देनजर भी उन्होंने बजट की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें जो घोषणाएं हैं या बिंदु हैं वो दिखाई देते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार आम आदमी से अपने को जुड़ाव दिखना चाहती है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है सबसे बड़े मुद्दे जो हैं आम आदमी के, आम मध्यम वर्ग के परिवार के, बेरोजगारी और महंगाई, सबसे ज्यादा बड़े मुद्दे आम आदमी को इसमें प्रभावित करते हैं। इस बजट से आपको क्या लगता है, कुछ महंगाई पर अंकुश लगेगा या महंगाई कम होगी, या बेरोजगारी जो बड़ा एक विषय है युवाओं के लिए, क्या रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे? साथ ही हेल्थ सेक्टर में भी जैसी कुछ उम्मीदें थी आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाने का, उसकी जो राशि है वो बढ़ाने का, वो शायद अब इसमें भी पूरी नहीं हुई है। तो ऐसे बहुत सारी उम्मीदें थी आम आदमी की, वो शायद अभी बजट में पूरी नहीं हुई। आपको क्या लगता है? देखो, निश्चित तौर पे जो है, देखो, जो आम आदमी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो यही होती है कि जी रोटी कपड़ा मकान ये सस्ता मिल जाए, मुझे मोर देन सफिशिएंट है। सरकार यदि ये काम कर रही है, गैस दे रही है मुझे, तो उसकी जरूरत है। मतलब वो निश्चित तौर पर वो सोचेगा कि हाँ, मुझे जो है सरकार हमारे बारे में कुछ सोच रही है। और निश्चित तौर पे इस बार जो बजट आया उसमें उन्होंने जो है मध्यम वर्गीय और छोटे वर्गीय को ध्यान में रखते हुए बनाया सब चीजें। और अगर हम बात करें कि आयुष्मान कार्ड के बारे में कोई मतलब नहीं आया इसमें कुछ भी, जो कि हर व्यक्ति सोचे बैठा था, कि क्योंकि 2011 की जनगणना के आधार पर जो है हम आयुष्मान कार्ड को लेके चल रहे हैं अभी तक। अगर वो आ जाता तो गरीबों के लिए एक स्वर्णिम अवसर होता कि हाँ वो भी जुड़ जाते और उन्हें भी कुछ इसका बेनिफिट ले पाते। ये एक छोटी सी, मैं तो मानता हूँ कि कमी है। अगर ये भी अगर ले लेते इसमें तो बहुत लोग जैसे के साथ जुड़ जाते। दूसरा, इस बार कुछ इन्होंने जो स्लैब जो चेंज किए हैं, जो 2 स्कीम चलती है हमारी, एक नई एक पुरानी। नई स्कीम का जो स्लैब चेंज किए उसकी वजह से टैक्स स्लैब में निश्चित तौर पर कमी आई। उसकी वजह से हमारा इंश्योरेंस सेक्टर थोड़ा सा जो है प्रभावित होगा उससे, क्योंकि जब टैक्स में छूट मिल रही है बगैर इंश्योरेंस को लिए हुए, तो पब्लिक जो है ज्यादा जाएगी नहीं। और उसकी वजह से जो है आज आप देखोगे, अगर शेयर मार्केट की भी बात करूं मैं, तो शेयर मार्केट एक टाइम तो
1200-1300 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर चला गया, निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर चला गया। अब सब गवा के जैसा माइनस में है। इंश्योरेंस सेक्टर सारा का सारा जो है 9-10% डाउन खड़ा हुआ है। इंश्योरेंस सेक्टर तो बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया। और निश्चित तौर पर जो स्मॉल, जो सामान्य जनता है, वो तो मतलब थोड़ा खुश तो होगी है इसको देखते हुए। आपको लगता है कि ये सामान्य जो वर्ग है, जो मध्यम वर्ग के परिवार से कहते हैं, उनके कहीं ना कहीं राहत देने की कोशिश सरकार ने की है? हिमांशु जी, जैसे बिल्कुल बिल्कुल। आपने प्रभात जी को सुना कि उन्होंने कहा कि एक आम आदमी के लिए कहीं ना कहीं लगता है कि एक राहत देने वाला बजट है ये, लेकिन बाद में आपसे वही पूछता हूँ, प्रभात जी से मेरा क्वेश्चन था कि महंगाई और बेरोजगारी दो विषय ऐसे हैं जो आम मध्यम वर्ग परिवार को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। अगर माना जाता है कि रसोई खर्च उसका 3 गुना तक महंगा हो चुका है एक आम कॉमन मैन का, और साथ ही जो युवा हैं जो शिक्षा प्राप्त करके अपने कैरियर के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए रोजगार की चिंता भी बड़ा विषय है। चाहे वो उन्होंने जो सरकार की योजना है कि स्वावलंबी बनाने की दिशा में युवाओं को स्टार्टअप की बात करती है सरकार, या मेक इन इंडिया की बात करती है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि बजट से युवाओं के सामने क्या रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे, और आम मध्यम वर्ग के परिवार का क्या रसोई खर्च आज की तुलना में कम होगा? क्या आपको लगता है? नहीं, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा आपने कहा है। हालांकि डिस्पोजेबल इनकम जिनके हाथों में आती है वो ज्यादातर, मैं ऐसा मानता हूँ, सरकारी नौकर जो है, सरकारी नौकरशाह जो लोग हैं, क्योंकि उनकी एक अच्छी सैलरी होती है तो उनके पास ये है, उनके कंजम्पशन से शायद ये चलेगा। आम आदमी जिस तरीके से स्ट्रगल करता है आज, दिन प्रतिदिन डिमांड कम है तो उस वजह से लेके, या प्राइवेट सेक्टर जिस तरीके से स्ट्रगल कर रहा है, तो उसमें जॉब क्रिएशन को लेके इतनी कड़ी कोई बात नहीं है। मतलब गवर्नमेंट जॉब क्रिएशन को लेके भी कोई बात नहीं है। हालांकि आपने देखा ही है, पिछले 2 या 3 दिन पहले गुजरात में 2018 की जो एग्जाम्स लेने वाले थे, इतवार के दिन उसी का पर्चा लीक हो गया। तो जो एक बेसिक पटवारी की एग्जाम थी, क्लार्क की एक एग्जाम थी, मतलब वो भी नहीं ले पाई सरकार। तो गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर जो फोकस होना चाहिए उस दिशा में तो कहीं बात इसमें दिख नहीं रही है। हालांकि आपने ये कह दिया कि आपकी आय जो है उसमें हम टैक्स स्लैब कम कर रहे हैं तो आपके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम आएगी। तो एग्जिस्टिंग जो नौकर शाह लोग हैं, मतलब जो नौकरी में है, उनके लिए बेनिफिट है। लेकिन नए जॉब्स कैसे क्रिएट होंगे इस दिशा में या क्या होगा, इसके बारे में कोई इतना डिटेल्ड वर्कआउट नहीं दिया। हालांकि सबसे बड़ी चीज ये है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपने ऑलमोस्ट 2 साल का मतलब एक स्लैब बढ़ा दिया एजुकेशन, जिसकी जो एजुकेशन जो पीरियड था एक बच्चे का ग्रेजुएट होकर बाहर निकलने में, तो उस दिशा में आप शिक्षकों की ज्यादा भर्ती करेंगे या नहीं, कहीं ना कहीं वो एकलव्य मॉडल की बात की गई है, लेकिन उस दिशा में उतना जोर नहीं है। इंडिया एक इनवर्ड इकोनॉमी है। इनवर्ड इकोनॉमी में अगर आप टूरिज्म को लेके, इन चीजों को लेके कुछ बढ़ावा करना चाहते, कुछ करना चाहते, तो आप किस तरीके से उस दिशा में जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करेंगे। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं। देखिए, आप टूरिज्म के बारे में बात करें तो टूरिस्ट गाइड जो है वो एक इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का हिस्सा है, लेकिन डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से बढ़ाएंगे उस दिशा में कोई बात सरकारी या गैर सरकारी इस बजट में कहीं नहीं की गई। बात यह आती है कि बड़ा विषय एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए इंसेंटिवाइज करने की जो बात है वो भी कहीं नहीं एक लाइन में या फाइन प्रिंट में कहीं दिख रही है। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जो बजट में चीजें आम आदमी के लिए दिखनी चाहिए थी रोजगार संबंधित, वो उसका अभाव अभी दिखाई देता है। प्रभात जी, जैसे कि आपने हिमांशु जी को भी सुना कि जो बात हो जाती है कि जो उम्मीद आम आदमी की होती है या युवाओं की जो एक उम्मीद होती है रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होने की, साथ में मेरा सवाल इससे एक थोड़ा अलग हटके है, लेकिन जुड़ा हुआ भी अर्थव्यवस्था से भारत की, क्योंकि शेयर मार्केट काफी में भाई आम छोटा निवेशक बहुत बड़ी संख्या में है, जो कि इसके पास छोटी पूंजी होती है, वह अपना निवेश करके स्टॉक मार्केट में सोचता है कि अपना धीरे धीरे पूंजी को बढ़ाता रहेगा, अपना सेविंग का एक उसका माध्यम है, क्योंकि आप लगातार एक आम आदमी से जुड़े हुए भी हैं बरवाज जी। तो ऐसे में साथ में जो अगर हम अडानी ग्रुप की बात करें, अडानी ग्रुप के संबंध में एक हालिया एक रिपोर्ट आई थी, क्या उसका भी कुछ सरकार, क्या उस पे कुछ आपको मंथन करती दिखाई देती है कि क्या उसमें सत्यता है, क्या उसमें है, वो भी अर्थव्यवस्था में भारत की कुछ प्रभावित कर सकती है? आपको क्या मानना है? तो निश्चित तौर पर प्रभावित करेगी। पहला तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन यही था कि जो हेडलबर्ग जो कंपनी है वो यूएसए की कंपनी है और उसने जो है एक रिपोर्ट निकाल दी, तो किस बेस पे निकाल रही है वो रिपोर्ट, क्यों निकाल रही है? इंडियन कंपनी है, उसका आईपीओ आने वाला था, उसने रिपोर्ट निकाल दी। उसका कल उन्होंने जैसे जैसे मैनेज, मेरी समझ के थी अदानी ग्रुप ने खुद ही मैनेज कर लिया होगा कल कि
रेट को ऊपर ले गए। आज अगर आप देखोगे तो आज फिर 15%, अदानी पोर्ट तो 10%, सारे शेयर अदानी के सब गिरे हुए हैं। ये तो निश्चित तौर पे जो आपके जो शेयर मार्केट को भी प्रभावित करेगी और जो है आम जनता को, क्योंकि जो मिडिल क्लास है वो निश्चित तौर पे अपने गाड़ी पूंजी को जो है शेयर मार्केट में लगाता रहता है। और एक अदानी ग्रुप ऐसा था या रिलायंस ग्रुप ऐसे हैं जो अपने तेजी से बढ़ ही रहे थे। अदानी ग्रुप कहाँ, जब मोदी जी का पहला इलेक्शन था तब 35-40 रुपए का शेयर था और आज जो है वो 4000 क्रॉस कर चुका था। अब पिछले 3 दिन में 4 दिन में 4000 से वो जो है शायद 2800, 2900, 2700 पे आ गया। पब्लिक की गाड़ी कमाई तो निश्चित तौर पे खत्म हो ही रही है और जब पब्लिक की पैसा खत्म होगा तो निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था भी हमारी जो है डाउन होनी ही होनी है। और इसे तो बहुत जल्दी सरकार को कदम उठाते हुए इसके ऊपर जांच बिठा देनी चाहिए, क्या ये सत्य है या नहीं है। सत्य है तो इनकी एसेट्स वगैरह से उगाही कर ली जाए, नहीं तो हमारे बैंकर्स जो सब डूब जाएंगे। कई 1000 करोड़ रुपए के जो है लोन्स हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है आपने कही, सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए और इसमें बिल्कुल क्या लेना सत्यता है चाहिए इस रिपोर्ट के अंदर वह देश के सामने रखनी चाहिए, क्योंकि आम निवेशक का भरोसा टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी पूंजी होती है, वह सेविंग का माध्यम ढूंढता है, स्टॉक मार्केट उसमें से एक माध्यम है जहाँ वह सेविंग करता है। हिमांशु जी, आपने भी बड़ी एक इस पे रिसर्च की है, रिपोर्ट पर आपने काफी पढ़ा, अध्ययन किया उसका। आपको क्या लगता है कि उस रिपोर्ट की सत्यता को लेकर आप क्या समझते हैं? कुछ उसमें सत्यता है या केवल एक अपने एक चर्चा बटोरने के लिए रिपोर्ट है ये? आपको क्या लगता है? ये देखिए, ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है, ये बेसिकली जिस कंपनी ने तैयार की, हिंडनबर्ग रिसर्च ने, वो बेसिकली एक शॉर्ट सेलर कंपनी है। तो वो लोग क्या करते हैं कि आपके शेयर का भाव ये है, लेकिन हमको ये भाव मंजूर नहीं है, हम इस भाव पे इसको शॉर्ट सेल करना चाहते हैं और ये तरीके से आपकी वैल्यूएशन ये, तब जाके ऐसी चीजें होती है। हालांकि एक शॉर्ट सेलर जो है, क्योंकि यूएस की कोर्ट्स में शॉर्ट सेलर्स को लेकर बहुत ही बवाल मचा हुआ है ऑलरेडी। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट सेलर्स के सामने कोई समस्या नहीं है, शॉर्ट सेलर्स के सामने बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है वहां पे, क्योंकि ज्यादातर लोग जो 2008 वाली जो लेमन ब्रदर्स की क्राइसिस आई थी उसमें शॉर्ट सेलिंग से पैसा बनाए हैं। और शॉर्ट सेलिंग और उसके ऊपर वो लोग जो ये होम लोन क्राइसिस आई थी उसमें होम लोन का इंश्योरेंस लेके बैठे थे और बाद में शॉर्ट सेलिंग की, तो इंश्योरेंस का भी पैसा मिला और होम लोन्स का भी, मतलब ये जो शॉर्ट सेलिंग हुआ उसका भी पैसा मिला। हिंडनबर्ग रिसर्च उसी पैसे में से बनी हुई एक फर्म है, तो उसने उस दिशा में ही काम किया और रिसर्च करके ये लोग करते। तो इसकी जो 106 पेज की रिपोर्ट है, इसमें उठाए गए सवाल और 88 सवाल जो अदानी ग्रुप को उठाए गए, उसमें कोई शक नहीं है कि ये गलत है, ये समझिए। इसकी जो टाइमिंग है ये समझने लायक है। इसकी टाइमिंग बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि ये जब एफपीओ आने वाला था उसके 2 दिन पहले 24 तारीख को ये रिपोर्ट आती है। उसके बाद 25 को एक दिन मार्केट में इसका धमाका होता है, 24-25 को, 26 को हॉलीडे होता है, पब्लिक हॉलीडे, 27 को धमासान हो जाता है पूरा का पूरा, इक्विटी मतलब एक वाइप आउट हो जाती है आपकी। और इश्यू सब्सक्राइब होता है, कल जो इश्यू सब्सक्राइब हुआ 1.19 टाइम्स जैसा या 1.23 टाइम्स जैसा हुआ, मतलब 1.25 गुना। अगर किसी ने मतलब एक के सामने एक शेयर मांगा ऐसा नहीं है, बट एक शेयर के सामने 1.25 लोगों ने शेयर मांगे, ऐसी बात हो जाती है। तो 1.25 गुना आपका इश्यू सब्सक्राइब हो गया, ऐसी बात है। हालांकि ये इश्यू सब्सक्राइब करने की कुछ जो अपेक्षाएं थी वो 15 से 20 गुना की थी, क्योंकि जिस तरीके का एक माहौल बना था अदानी ग्रुप के न्यूज को लेके और जिस तरीके के उनके भाव जा रहे थे। देखिए, समझने लायक बात इस पूरे मामले में ये है कि अदानी ग्रुप और अदानी इंटरप्राइज, खास करके जिसके बारे में बातचीत की, जो फ्लैगशिप कंपनी है, उसका शेयर का भाव साल 2010 में महज ही 20 रुपए था, लेमन ब्रदर क्राइसिस के क्रैश होने के बाद। तो ऐसा 13 साल में क्या हुआ 2010 से लेके 2023 में कि कंपनी के शेयर के भाव 4000 रुपए तक पहुंच गए। तो अगर आप उस ग्रोथ को कंसीडर करते हैं तो वो ग्रोथ कितनी हुई आप सोचिए, वो ग्रोथ करीबन हुई 20,000 गुनी ग्रोथ हुई 13 साल। तो 20,000 गुनी ग्रोथ किसी कंट्री की जीडीपी की भी नहीं होती है, किसी देश की अर्थव्यवस्था की भी नहीं होती। तो ये जो पैसे वो कहां से आई, ये किस तरीके से मोमेंटम आया। और समझने वाली बात इस रिपोर्ट में है, जो कि हालांकि ज्यादातर लोग इसके ऊपर नहीं ध्यान दे रहे, क्योंकि मैंने इस रिपोर्ट को बड़े विस्तार से समझने की कोशिश की है। 106 पेज की रिपोर्ट मैंने पढ़ी है और मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा नुकसान जिसको है वो खुद अदानी फैमिली को है,
क्योंकि 75% होल्डिंग अदानी फैमिली के पास है। फिलहाल तो न्यूज यही आ रही है कि उनके शेयर्स टूट रहे हैं, उनकी वेल्थ इरोजन हो रही है, वो पिछले क्रम पे आ गए। मुकेश अंबानी अभी उनसे भी आगे हो गए। मुकेश अंबानी जिनको पीछे रख दिया था, तो अभी मुकेश अंबानी आगे आगे, हालांकि बहुत पीछे रह गए थे, अभी आगे आगे एक दिन में। तो आने वाले दिनों में ये शेयर के भाव बढ़ेंगे या घटेंगे, यही देखना पड़ेगा। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इसकी वजह से पूरा का पूरा जो नुकसान है, जो फैमिली के पास जो होल्डिंग है उसमें है। और देखिए, फैमिली के पास जो होल्डिंग है उसमें नुकसान होने नहीं देंगे, ये तो बिल्कुल जायज सी बात है। क्योंकि उनका जो स्टेट जिस तरीके से जो रिपोर्ट ये बोलती है, ये आपको समझना पड़ेगा कि ये रिपोर्ट ये एलिगेशन करती है कि सेबी के जो नॉर्म्स है, जिसके मुताबिक 75% स्टेक फैमिली के पास होनी चाहिए, 25% रिटेल मार्केट में होनी चाहिए, उसमें से ज्यादातर हिस्सा, 75 से भी ऊपर का हिस्सा शेल कंपनीज के जरिए कंपनीज के पास है, और वही उसकी खरीद फरोख्त करती है, और उसकी वजह से उसके भाव बढ़ते हैं। तो मान लीजिए अगर 5 से 10% रिटेल में पड़ा है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स को इतना ज्यादा नुकसान है या नहीं, ये सोचने वाला विषय है। हालांकि हाँ, किसी ने अपनी जिंदगी भर की पूंजी उसमें कमाई हुई लगा दी हो तो उसको जी नुकसान जी सही कह रहे हो आप। बट अगर ये शेयर के भाव, ये कब उसने इन्वेस्ट किया ये समझ आया। मान लीजिए कि 2010 में वो शेयर 20 रुपए वाला उसने खरीदा है, तो आज वो प्रॉफिट में ही बैठा है। अगर 200 वाला भी लेके बैठा है तो उसका भी 10 गुना प्रॉफिट में बैठा है, तो उसमें नुकसान नहीं। हाँ, 4000 अगर किसी ने एंट्री लगाई है तो डेफिनेटली वो नुकसान पे है, 2000 से आसपास के नुकसान में। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि ये सेंटिमेंट इंप्रूव होगा, ये चीजें इंप्रूव होगी, क्योंकि कल से अगर आप देखने जाए तो न्यूज आना शुरू हो गई है। कल शाम से हाइफा पोर्ट का जिस तरीके से अनाउंसमेंट हुआ, उस डील को क्लोज किया गया, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर उनके साथ थे, तो सेंटिमेंट कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की बात है। हालांकि आज इरोजन हुआ है अदानी के सभी घंटों करने की शेयर्स कोशिश में, है। तो बजट भी कहीं लगता है कि बजट भी उस दिशा में उसको सेव नहीं कर पा रहा है। पर समझने वाली बात ये जो रिपोर्ट की जो दलील है वो यही है कि ज्यादातर स्टेक फैमिली के पास है। शेल कंपनीज के जरिए शेल कंपनीज की रिलेशनशिप इन्होंने एस्टैब्लिश की है, और इन्होंने कहा है कि ऐसा ऐसा है। तो ये टाइमिंग है, ये समझने वाली चीज है। इससे फायदा किसको हो रहा है? मैं कहीं ना कहीं देख रहा हूं कि अगर 4000 वाला शेयर या 3200 वाला शेयर खुद अदानी अपने फैमिली के लिए एफपीओ में लेते, तो शायद उनके लिए भी ये नुकसान था ना। क्योंकि अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट देखें तो उसके मुताबिक ये प्राइसिंग ज्यादा है, तो अब ये प्राइसिंग कम हो चुकी है, 500-700 रुपया जो भी कम है, तो उस भाव पे लिया है। तो अभी आगे देखिए किस दिशा में कैसे जाएगा ये सब। बट ये रिपोर्ट की टाइमिंग जो है वो जी 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 इस अदानी का जो स्टेटमेंट आया उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि हम लीगली भी चैलेंज करेंगे। हालांकि लीगली भी चैलेंज नहीं कर रहे, हिंडनबर्ग ने भी सामने काउंटर किया कि हम लीगल चैलेंज के लिए एक्सेप्टेड। उसमें उससे जो एक लाइन लिखी ना, वो लाइन शायद उन्होंने नहीं लिखनी चाहिए थी। इसकी वजह से मुझे डाउट हो रहा है कि ये रिपोर्ट की टाइमिंग और ये रिपोर्ट किसने करवाया है। ये रिपोर्ट बहुत सारी मुद्दों को टच करती है। कॉर्पोरेट वॉर की जो चीजें उसमें भी ये रिपोर्ट बहुत बहुत पहले तरीके से टच करती है। उसमें एक लाइन उन्होंने लिखी कि ठीक है, हम ओपन है जी कोर्ट जी केसेस बड़े के लिए, साहब। आप आइए, लेकिन आपको भी अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देने पड़ेंगे। वो लाइन लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये इनडायरेक्टली आप बोलते कि वी जी आर जी रेडी फॉर द चैलेंज, और इनडायरेक्टली आप ये भी बोलते थे कि मत आइए, क्योंकि आप अगर ये करेंगे, आप जब डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे तो ये शायद बात भी आ सकती है कि ये सब जो चीजें इसमें तथ्य है नहीं है, और ये रिपोर्ट किसने करवाई। तो ये सब मामले समझने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर सीधा का सीधा एक, ये पूरा शेयर बाजार का खेला है। शॉर्ट सेलिंग क्या है ये समझना पड़ेगा। और शॉर्ट सेलिंग, खास करके शॉर्ट सेलिंग ऐसा मुद्दा है, जब हर्षद मेहता का केस हुआ था तब कोर्ट में जज को भी समझ नहीं आ रही थी ये शॉर्ट सेलिंग मुद्दा क्या होता है। तो मैं ये देख रहा हूँ, ये रिपोर्ट के आने के बाद 2-4 चीजें हुई जो आने वाले दिनों में भारतीय शेयर बाजार को एक पूरी नई दिशा में ले जाएगी। एक तो पहली बार ऐसा हुआ कि कॉर्पोरेट फैमिलीज ने इस इश्यू को सब्सक्राइब किया, तो राइवल्स जो थे वो दोस्त बन गए अभी। दूसरा ये हुआ है कि मुझे लगता है अगर सेबी इसकी सही में जांच करेंगे, क्योंकि माधवीपुरी बूट जो अभी सेबी के हेड है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट नेचर के माने जाते हैं, और अगर तहकीकात होगी तो जिस तरीके से फिजिकल मार्केट में से स्टॉक मार्केट इंडिया का जिस तरीके से ऑनलाइन हुआ, डिजिटल हुआ, मुझे लगता है F&O के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ लगा में कसी जाएगी। शॉर्ट सेलिंग के मुद्दे को लेकर कुछ रेगुलेशंस आएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए जिस तरीके से पैसा फ्लो हो रहा है, अगर यूट्यूब पे आप अगर एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं तो लोग बोलते हैं कि हमने 2 लाख के कैपिटल से शुरू किया था, आज मेरे पास 2 करोड़ का कैपिटल हो। तो F&O से ये सब होता है। तो ये मुझे लगता है F&O क्या है, F&O एक तरीके का सट्टा है।
तो सट्टे के ऊपर मुझे लगता है कुछ रेगुलेशंस आने वाले दिनों में आएंगे और शायद ये केस स्टडी बन पाए और इस दिशा में मुझे लगता है ये सब जाएगा। लेकिन वेट एंड वॉच जैसी परिस्थितियां हैं, क्योंकि सब देखना पड़ेगा आपको। अदानी के जो बिजनेस मॉडल्स है वो रेगुलेटेड बिजनेस मॉडल्स है, मतलब गैस है रेगुलेटेड है, पावर है रेगुलेटेड। अगर उसमें ऐसा तो नहीं है कि आप अगर आप बिजली दे रहे हो तो 25 पैसा प्रति यूनिट आपने बढ़ा दिया, वो सरकार बढ़ाती है। सरकार बोलती है कि बढ़ाएंगे तब जाके बढ़ता है, आपको सरकार को अर्जी देनी पड़ती है कि प्लीज हमारा ये बढ़ाइए, तब जाके ये बढ़ता है। तो आप प्रॉफिटेबिलिटी आपकी इतनी ग्रो नहीं होती है रेगुलेटेड बिजनेस मॉडल्स में। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी भी कैसे ग्रो होगी? प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो होने के बाद आपका मतलब टॉप पेइंग इनकम टैक्स में आपका नाम क्यों नहीं है? तो ये सब मुद्दे भी हैं। ऐसा नहीं है कि खाली हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बहुत सारे मुद्दों को टच करती है, और मुझे लगता है कि फिलहाल आने वाले दिनों में ये रिपोर्ट नुकसान कर रही है फिलहाल पूरे फैमिली के स्टेक को और पूरे फैमिली को और उनकी वेल्थ इरोजन हो रही है। आने वाले दिनों में अगर चीजें कुछ इस दिशा में चलती है, हालांकि एक राष्ट्रवाद का तो मुद्दा जुड़ ही गया इस पूरे मामले के साथ, तो आने वाले दिनों में ये कैसे बिहेव करता है, कैसे प्रॉप अप होता है, गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या रेगुलेटरी कील लगाती है, इसके ऊपर मुझे लगता है हमें देखना पड़ेगा। सर इसमें जो है ना जी बहुत विस्तृत तरीके से आपकी परवाह जी कुछ कह रहे थे? पर इसमें होता क्या ना, हम जब वेट एंड वॉच की बात करते हैं ना, तो आम आदमी वेट एंड वॉच नहीं कर पाता सर। सही बात। आम आदमी ने तो जहाँ पे 4,000 खरीदा हुआ उसने देखा 3,000 आ गया, हाँ, मतलब निकल जाएगा, बेच दो, मैं कहाँ जाऊंगा, तो मर तो गया आम आदमी। बाद में कुछ भी होता है। बिल्कुल ठीक बात, शेयर बाजार देखिए, बिल्कुल शेयर ठीक बात, बाजार पूरा पेशेंस का गेम है। शेयर बाजार पूरा पेशेंस का गेम, और आपको शेयर बाजार को एक अलग तरीके से देखना पड़ेगा। शेयर बाजार रियल एस्टेट जैसा नहीं है कि इसमें नई टीपी स्कीम आई तो वहां पे मकान बन गए और ओवर सप्लाई हो गया। आपके 1 करोड़ पीस है, 1 करोड़ पीस है, 70 लाख पीस, 75 लाख पीसेस फैमिली के पास है, बाकी के 25 लाख आपको ओपन मार्केट में मिल रहे हैं। उसका जब डिमांड बढ़ेगा, या उसका अगर आर्टिफिशियली जैसे इसमें लिखा गया है कि शेल कंपनीज के थ्रू डिमांड बढ़ाया गया, तो डेफिनेटली बाकी के जो 10 लाख पीस पड़े उसमें जब डिमांड बढ़ेगी तो बात यही आएगी, क्योंकि एक बंदा शेयर्स होल्ड कर दूसरा बोल रहा है मुझे आप दे दीजिए, तो वो बोलेगा नहीं आप 700 में मांग रहे हैं, मैं 1200 में दूंगा। तो इस तरीके से भाव, ये शेयर बाजार के पूरे डीएनए को भी आपको समझना पड़ेगा, तब जाके ये चीजें होगी। लेकिन हाँ, शेयर बाजार पेशेंस का नेम, मतलब शेयर बाजार का दूसरा नाम ही पेशेंस है, तो ये निवेशकों को समझना पड़ेगा। बिल्कुल। अभी बाजी अगर समरी के 2 लाइन में अगर हम टिप्पणी करें सरकार के बजट पर कि सरकार ने आम आदमी को जो दिया है बजट में, और बजट उस आम आदमी से क्या लिया है? जो सरकार ने आम आदमी को बजट में राहत दी है, उसका स्लैब बढ़ाकर, इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाकर, और साथ में आम आदमी से जो लिया है सरकार ने, आपको क्या लगता है उसमें? तो सरकार ने आम आदमी के लिए दे तो बहुत कुछ दिया, जो पर हाँ निश्चित तौर पे अगर थोड़ा सा रोजगार के ऊपर अगर बात कर ली जाती, थोड़ा सा जो है कैपिटल गेन के ऊपर कुछ बात कर ली जाती, या थोड़ा सा जो है जो हाउसिंग लोन की जो लिमिट्स वगैरह हैं थोड़ी सी और बढ़ा दी जाती, तो निश्चित तौर पे जो है पब्लिक को और ज्यादा बेनिफिट होता। हिमांशु जी, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे हमें, और मैं वही प्रश्न आपसे भी मेरा वही है कि अगर आम आदमी के नजरिए से हम बात करें कि सरकार ने जो बजट में राहत दी है स्लैब बढ़ाकर, लेकिन साथ में जो उम्मीदें थी आम आदमी की कि महंगाई वाली बात जो हम शुरू में हमने की थी बात, तो सरकार ने बजट में स्लैब में राहत जरूर दी है, लेकिन आम आदमी से जो टैक्स के तौर पर सरकार वसूल कर रही है अन्य मद में, जो कोई रिपोर्ट आई थी, आर्थिक रिपोर्ट एक आई थी, उसमें बड़ा स्पष्ट रूप से बताया गया था कि किस तरह से अगर हम जीएसटी संग्रह की बात करें, उसमें आम मध्यम वर्गीय परिवार का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है उच्च वर्ग के तुलना में। तो ऐसे में सबसे बड़ी राहत क्या उसमें कहीं हमें दिखाई देती है? नहीं, मैं बिल्कुल प्रभात गुप्ता जी की बात से सहमत हूँ कि अगर रोजगारी, नई रोजगारी के मुद्दों को लेकर बात की होती या उसको इंसेंटिवाइज करने की बात की जाती इस बजट में, तो मुझे लगता है बाकी की चीजें बैलेंस हो चुकी है, और ये बजट उस दिशा में डेफिनेटली, तो ये रोजगार के मुद्दे पे अभी भी ये बजट पे कहीं बातें नहीं आ रही है। डिस्पोजेबल इनकम का इंडिकेशन है, पर जैसे मैंने कहा कि खर्चा करने के लिए आप 34 पैसा, 1 रुपए का खर्चा करने के लिए आप 34 पैसा उधारी का लाएंगे, और उसके ऊपर जो खर्चा, मतलब आप बोलेंगे कि पैसा यहाँ से आया, टैक्स से आया, इससे, और उसमें 34 पैसा उधारी से आया, और जो खर्चा आप करेंगे उसमें 20 पैसा आप ये जो उधारी का लाया हुआ पैसा है उसका ब्याज देने के लिए चुकाएंगे।
तो ये मेरे ख्याल से पूरा का पूरा बजट है। एक लाइन में अगर बोलने जाए या संक्षिप्त में इसको खत्म करना हो तो देखते जाइए। मुझे लगता है अगर ये बजट सही दिशा में इम्प्लीमेंट होता है तो रोजगारी अपने आप होगी, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है धरातल पे, तब जाके ये बजट आप बोल सकेंगे कि सही दिशा में बहुत ही अच्छा बजट है, एक बैलेंस बजट है। देखिए इस बजट में पहली बार आपने स्मार्ट सिटीज की बात नहीं की है, इस बजट में आपने कहीं गंगा अभियान की बात नहीं की है, इस बजट में कहीं आपने बुलेट ट्रेन या मेट्रो ट्रेन की बात नहीं की है। तो ये दिख रहा कि आपको समझ आ गया है कि पैसा रोटेट होना चाहिए, पैसा रोटेट होना बंद हो गया है। और अगर पैसा रोटेट हो रहा है कुछ कम चुनिंदा लोगों के हाथों में ही रोटेट हो रहा है जो इतना बड़ा कंट्रीब्यूटर नहीं है जीएसटी को। तो इस वजह से ऑक्सफाम की जो रिपोर्ट में जो डिटेल्स दी गई थी वो भी कहीं ना कहीं इसमें रिफ्लेक्ट हो रही है इस बजट में, कि सरकार इस दिशा में सोचने लगी है कि पैसा रोटेट करवाना पड़ेगा आम आदमी के पास। तो वो कैसे होता है वो देखिए। बिल्कुल ठीक कहा कि आपने पैसा रोटेट होना बहुत जरूरी है आर्थिक तरक्की के लिए भी, अर्थव्यवस्था के लिए भी। और जैसा आप लोगों ने बताया कि किस तरह से बजट में सरकार ने क्या प्रावधान किए हैं और आम आदमी की उससे क्या उम्मीदें थी, कितनी पूरी हुई हैं या नहीं हुई हैं, या और जो बजट के जिस तरह से अभी बजट सेशन चलेगा उसमें क्या क्या संशोधन भी क्या हो सकते हैं उसके अंदर, कि जो विपक्षी पार्टियां अपने संशोधन पेश करेंगी या आम आदमी बजट के उपरांत जो उसकी प्रतिक्रिया आएगी उसको भी मद्देनजर रखते हुए सरकार हो सकता है इसमें और कुछ भी एड ऑन करे या उसमें कुछ संशोधन करे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं और मैं इस चर्चा को एक उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए, पूरा विस्तृत व्याख्या करने के लिए प्रभात गुप्ता जी का, हिमांशु बयानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने चर्चा में शामिल होकर जो बजट की जो उसका विश्लेषण करके हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छी चर्चा प्रस्तुत की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन। हमें पूरा विश्वास है कि चर्चा हमारे दर्शकों को जरूर पसंद आएगी और मैं अपने सभी दर्शकों से आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको उस समय से मिलते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।